कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है और यही परेशानी वह बार बार जनता के बीच में डालने की कोशिश कर रही है। इस परेशानी में उसकी कितनी सत्यता है, इस बात को हम आगे कुछ बातों और कुछ चर्चाओं के माध्यम से समझते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी हर रैली में, अधिकांश रैली में यह बात जनता के दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लेकिन जनता तो बहुत मुस्कुरा रही है, जनता खुश है, जनता को कुछ भी खतरे में नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जनता को एक चीज नजर में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है। कांग्रेस पार्टी खतरे में है, यह कैसे? आप देख सकते हैं कि जहां बीजेपी में अनेक फिल्मी कलाकार ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों के आके कद्दावर नेता ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए क्रिकेट फील्ड से और तमाम जो बॉलीवुड के हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी रैलियों में समर्थन दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनाव के पहले, चुनाव के बीच इनके बड़े बड़े नेताओं का पार्टी से बाहर की तरफ जाना चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी हाल क्या है। कांग्रेस पार्टी के में अंदरूनी कलह है, बहुत भयंकर असहमति है, और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अब कांग्रेस रह गई है, और यही कारण है कि किसी की कुछ सुनी नहीं जाती, अपने मन से सब कुछ योजना बनती है। और कांग्रेस के तथाकथित युवराज किसी के संपर्क में नहीं रहते हैं और उनकी अपनी सेखचिल्ली चलती रहती है। और कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की वस्तु स्थिति क्या है। दिल्ली को आप देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए। पहला उदाहरण हम गुजरात से उठाते हैं, जहां पर नीलेश कुंभानी जो कि इनके अपने सूरत के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, जहां उनका नामांकन रद्द हुआ। और नामांकन रद्द होने के पीछे जो मेन कारण था वह यह था कि उनके जो प्रस्तावक थे उनके हस्ताक्षर मैच नहीं कर रहे थे। और जब डीएम साहब ने हस्ताक्षर मैच कराने के लिए उन लोगों को बुलाने को कहा तो वह उन्हें बुला नहीं पाए, और इसका रीजन उन्होंने बताया कि फोन स्विच ऑफ है। और इस कारण से वहां पर उनका मिसमैच होने की वजह से जो नामांकन था वह रद्द कर दिया गया। बात आई गई हो गई, लेकिन अभी कुछ दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने नीलेश कुंभानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उनको गद्दार कहा है। जब नीलेश, और इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने वहां पर इनको किडनैप कर लिया, उनके प्रस्तावकों को किडनैप कर लिया, और इस कारण नीलेश कुंभानी का जो नामांकन था वह रद्द हो गया। अगर कारण यह था तो आपको उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी, न कि उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए थी। चलिए, यह एक उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण अभी मध्य प्रदेश का आया है। मध्य प्रदेश में इंदौर के जो उम्मीदवार थे वह ठीक जिस दिन नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, यानी नामांकन तो हो चुका था, अब इसके बाद नामांकन नहीं होना था, तो नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, बिना किसी को कुछ बताए अचानक से वह कैलाश विजयवर्गीय यानी कि बीजेपी के पार्टी के महत्वपूर्ण नेता के साथ कार में दिखाई देते हैं और अपना नामांकन जाके वापस ले लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं जहां हूं खुश हूं। अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। यह दूसरा उदाहरण हुआ। और इसके पहले गुजरात के उत्तरी अहमदाबाद से जिनको टिकट दिया गया था, रोहन गुप्ता, उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया था और टिकट लौटाने के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने बताया था कि सनातन को लगातार गाली जो पार्टी में दी जा रही है, राम के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ जो बातें हो रही है, वह मुझसे अब बर्दाश्त नहीं है। और बिना किसी विवाद के, जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई लगा दी गई होगी, इसलिए वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है और मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं और राष्ट्र के लिए काम करना चाहता हूं। तो गुजरात के दो उदाहरण सामने आए। इसके पहले गौरव वल्लभ जो इनके बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, जो महत्वपूर्ण टीवी डिबेट में दिखाई दिया करते थे, यह पार्टी से बाहर चले गए और पार्टी से बाहर जाने के बाद इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण आरोप लगाया कि पार्टी में अब बड़े नेताओं तक किसी की पहुंच नहीं रह गई, कोई बात सुनी नहीं जाती और किसी प्रकार की सहमति नहीं ली जाती। और उन्होंने भी कहा कि सनातन के खिलाफ जो लोग नारे लगाते हैं उनके साथ पार्टी खासकर नजदीकी बना के रहती है। तो उन्होंने भी यह आरोप लगाया कि राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान श्री राम लला की, तब वह जाना चाहते थे उसमें, और वह पार्टी के मतलब स्टैंड की वजह से वो नहीं जा पाए। और यह रही बात गौरव वल्लभ की।
इसके अलावा आप दिल्ली में आइए, जहां पे अरविंदर सिंह लवली जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा मंजूर हुआ और उन्होंने क्या आरोप लगाया था कि दिल्ली में आप उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिसने आपका पूरा दिल्ली से अस्तित्व समाप्त कर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में कोई आपसी तालमेल नहीं है। और उस दिल्ली में जिस पार्टी, खासकर आम आदमी पार्टी के साथ जो इनका गठबंधन हुआ है, उसने इनको किसी तरह की जगह नहीं दी और 4 सीट स्वयं लेकर 3 सीट इनको किसी तरीके से दान में दी। तो पार्टी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, बहुत विरोध और अंतर विरोध चल रहा था और इस कारण कई बार धरना प्रदर्शन भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर किया और दीपक बावरिया के खिलाफ भी बहुत से इल्जाम लगाए। और इसके अलावा बाहरी उम्मीदवार जो कि बिना पूछे स्थानीय लोगों से सहमति लिए उतारे जा रहे थे, उनके खिलाफ भी पार्टी के लोग बगावत में उतर आए और उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे उम्मीदवार को वहां से व्यक्ति को उम्मीदवार बना रहे हैं जिसकी सेना पर जिसने तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए थे और जो नक्सलियों का फेवर लेता था, और नक्सलियों कन्हैया कुमार के बारे में उन्होंने कहा। और उदित राज का उन्होंने विरोध किया। उदित राज जो कि सन 2014 में बीजेपी से उम्मीदवार थे और जीते भी थे, इसके बाद बीजेपी से बाहर आके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उनको भी उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया था। तो इन दो उम्मीदवारों को लेकर वहां पर भी काफी अंतरकलह मची हुई थी। फिर आप पंजाब में आइए, पंजाब में स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी जो कि इनकी गठबंधन है इंडिया अलायंस में, उसने इन्हें एक भी सीट नहीं दी और पूरा टोटल सीटें अपने पास रखी और वहां से इनको धकेल के बाहर कर दिया। तो आप दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, कांग्रेस मिट रही है। पंजाब में देख लीजिए, कांग्रेस मिट रही है। गुजरात में कांग्रेस है नहीं। एमपी में हाल आप कांग्रेस का देख लीजिए। और इसके बाद आप आइए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता जो अमेठी की पिछले बार इनको रिजल्ट दे चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि खतरे में कौन है। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, या कांग्रेस पार्टी खतरे में। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खतरे में है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रही है कि खतरे में लोकतंत्र है, खतरे में यहाँ का संविधान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर है और सत्ता के सुख से वंचित रहकर अब वो बौखला चुकी है। उसने बहुत से यत्न प्रयत्न किए, देश में गृह युद्ध हो जाए, देश में सीए के खिलाफ लोग सड़क पर उतर जाए, खून खराबा हो जाए, 26 जनवरी का हंगामा हो जाए, इन लोगों के साथ उसका मॉरल सपोर्ट रहा। और अभी भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसी संभावना है, ऐसी अंदेशा है कि कुछ अनहोनी की जा सकती है, कि कुछ बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और फेक वीडियो फैला के कहीं ना कहीं हिंसा और तोड़फोड़, अनहोनी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। तो देशवासियों को प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि स्वतंत्र रहें। तो आप समझ सकते हैं इन बातों के माध्यम से कि खतरे में कौन है। खतरे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से राष्ट्र खतरे में हो सकता है और कांग्रेस पार्टी इस समय खतरे में। कांग्रेस पार्टी अपने वजूद के मिटने की तरफ बढ़ रही है, यह पूरी तरीके से स्पष्ट है। चुनाव के पहले बहुत से महत्वपूर्ण नेता इनके पहले ही पार्टी से दूरी बना चुके हैं, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कई आरोप भी लगाए थे कि पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, पार्टी भटक चुकी है, पार्टी अपने विचारधारा से दूर जा चुकी है। इसके पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह ने पार्टी से दूरी बना ली थी और इनके बहुत महत्वपूर्ण नेता गुलाम नबी आजाद इनसे दूरी बना चुके हैं। और इसके कुछ समय पहले संजय निरुपम पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पार्टी से जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में अब बचा कौन। भाई बहन के अलावा और पार्टी में कुछ चमचे जो चेले चपाटे हैं, उनके अलावा पार्टी में शायद अब कोई नहीं बचा और पार्टी पुराने अपने रुतबे का बस इस्तेमाल करके, पहचान का इस्तेमाल करके पूरे देश में जनता को गुमराह करने में लगी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का यह हाल है कि अखिलेश यादव के साथ इनका, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन लास्ट टाइम तक नहीं हो पाया था, लेकिन फिर अंदरूनी बातचीत हुई, जो कुछ समझ में आया, इनको किसी तरीके से 80 में से 17 सीटें जैसे भिखारी के कटोरे में डाल दी जाती हैं, इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको दी। एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें अपनी बेकार की, क्योंकि 17 सीटों पर लगभग कांग्रेस को हारना है। अब बहुत रहा तो पिछले बार रायबरेली की सीट से कांग्रेस निकल पाई थी, तो कुछ संभावना होगी तो वहां से निकल सकती है। तो यह स्थिति कांग्रेस की है और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि राष्ट्र लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है
और आरक्षण के साथ साथ वह बार बार कह रही है कि संविधान खतरे में है। तो आप समझ सकते हैं कौन खतरे में है। और जहां तक बात रही आरक्षण खतरे में है, तो इन्होंने कहा है कि ओबीसी SC ST का आरक्षण बीजेपी बहुमत के साथ ज्यादा ताकत के साथ आएगी तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण को हटा देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको स्पष्ट बताया है कि किस तरीके से तुष्टिकरण करते हैं और SC ST का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण काट कर कहीं ना कहीं मुसलमानों को देने की पूरी तरीके से इन्होंने कोशिश की है। तेलंगाना में कोशिश की है इन्होंने, कर्नाटका में कोशिश की है, तेलंगाना में कई बार कोर्ट की तरफ से इस पे रोक लग गई, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन तेलंगाना में कुछ आरक्षण है, कर्नाटका में भी इन्होंने कर रखा है। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बताया है कि SC ST OBC का आरक्षण कौन खा रहा है। तो आरक्षण को भी खतरा है तो कांग्रेस से खतरा है। कांग्रेस वही पार्टी है जो मंदिरों पर कर लगाकर मंदिरों के धन को लूटना चाहती है, और जैसा घोषणा पत्र में बताया है कि वह लोगों को धन बांटेगी। और क्या नाम है, घोषणा पत्र में जो कुछ बताया है कि महिलाओं को 8,000 और 1 लाख सालाना मतलब इस तरीके से देने की जो बात की है, तो वह धन कहां से आएगा? कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों से धन खींचा जाएगा, कहीं ना कहीं यह धन हिंदुओं के तिजोरी से खींचा जाएगा, बहुसंख्यकों के तिजोरी से खींचा जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के पहले का क्या हाल था, कांग्रेस किस तरीके से टूट फूट के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है, और इसी तरीके से झारखंड और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी जो तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो गठबंधन करके बिहार में चल रही है, वहां पर भी अंदरूनी खींचतान है। और महाराष्ट्र में तो यह हाल है कि अभी तक सीट शेयरिंग तय नहीं हो पाई थी, और शिवसेना ने जबरदस्ती कुछ सीटों पर कब्जा कर लिया, और यह जनता को दिखा रहे हैं कि इनका अलायंस इलेक्शन लड़ने जा रहा है, और वो भी मोदी से टकराएगा, जो कि अपने आप में इंटरनेशनल उनकी छवि आप देख सकते हैं कितने पॉपुलर हैं, और लोग राष्ट्रीय स्तर पर कितने पॉपुलर हैं। 4 पीढ़ियों को आप खड़ा कर दीजिए, दादी से लेके माँ और बेटी से लेके उसकी बच्ची तक, तो 4 पीढ़ियों का आप पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि किस पीढ़ी में किसको क्या क्या मिला। आज आप देख सकते हैं कि घर में बल्ब जल रहा है, घर में चूल्हा जल रहा है, घर में पानी आ रहा है, और घर में रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 1 लाख लखपति दीदियां तैयार हुई हैं, 1 करोड़ लखपति दीदियां तैयार हुई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की लोकप्रियता क्या है, कांग्रेस की बौखलाहट क्या है, और संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण में खतरा किसे है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जनता अच्छे से जानती है कि खतरे में सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, न कि देश खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में, न आरक्षण खतरे में है। तो इस मैसेज को आप लोगों तक एकदम वायरल कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हमारे द्वारा बताई हुई बात अगर आपको समझ में आती है, तो मोदी सरकार को 400 पार कराने के लिए और एक मजबूत सरकार राष्ट्र को देने के लिए, जो 1947 तक देश को विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रही है, उसको जिताने के लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। फिर आते हैं कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, कुछ प्रासंगिक चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।